नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा के रखिए चैनल का, ताकि किसी भी अपलोड की सीधे सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं ओंकार चौधरी सर का। ओंकार सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति पर आज की चर्चा में हमारे दो नारी शक्तियां हैं। जी हाँ। और मजे की बात ये देखिए कि दोनों की शुरुआत मौ से हो रही है। मौ से मायावती जी, उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मौ से ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की मौजूदा चीफ मिनिस्टर। ममता बनर्जी अदालतों के चक्कर काट रही हैं। जी हाँ। कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी बात को नहीं सुना। ईडी ने वहां पर एक जीत हासिल की है, और ममता बनर्जी जो केस लेके गई थी, उनका ये कहना था कि ईडी ने हमारे तृणमूल के बहुत सारे महत्वपूर्ण कागज अपने पास रखे हैं, हमें दिलाए जाए। ईडी ने कहा, और अदालत ने उसको माना कि हमारे पास कोई कागज है नहीं, बल्कि ममता बनर्जी ने लूट की। ममता बनर्जी ये चाहती थी कि मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में ही चलता रहे। क्यों चलता रहे, ये वो जाने। इसका संकेत एक मिल जाता है कि जब उन्होंने इसके पहले डेट की सुनवाई में अपने गुंडों को भेज के पूरे वातावरण को खराब कर दिया अदालत के। दूसरी तरफ बहन मायावती एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कच्चे चिट्ठे को खोलने में लगी। इसके पहले कि ओंकार सर से इस बात की शुरुआत करें, हम पहले ममता बनर्जी, जिनके की केस को आज सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी उनको झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस इशू करने जा रही है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, नोटिस इशू हो गया। हालांकि कपिल सिब्बल बहुत कोशिश किए, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने शब्द हमारे मुंह में मत डालिए, ये बेहद गंभीर मामला है। दो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जरा ममता बनर्जी के खिलाफ क्या क्या हुआ है, इसकी एक वानगी देख लीजिए। ये वानगी आपको बताती है कि ममता बनर्जी हाईकोर्ट में पिटने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी बुरी तरह पिटने जा रही हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मामला है, हम इस पर परीक्षण करेंगे, नोटिस इशू करेंगे। सिब्बल ने कहा पहले हमारी बात सुन लीजिए, और उन्होंने तर्क दिया कि इलेक्शन के बीच में ये बात उठाई गई है, इसलिए इसके राजनीतिक वो एंगल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने शब्द हमारे मुंह में मत डालिए, आप हमें नोटिस इशू करने से नहीं रोक सकते, और गंभीर मामला, यानी कि शुरुआत ममता बनर्जी की यहां भी बेहद खराब रही है, और ममता बनर्जी अब पूरी तरह अदालतों के और कानूनी प्रक्रिया के बीच में फंसी हैं, उनकी अराजकता को लेकर। दूसरी तरफ जरा मायावती जी क्या कह रही हैं, एक वीडियो है, सुन लीजिए। तो यहाँ अधिकांश गुंडों बदमाश, सपा के शासनकाल में तो यहाँ अधिकांश गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व भ्रष्ट लोगों का ही राज चलता रहा है, जिसमें इनके खुद के समाज को छोड़कर अधिकांश अन्य सभी वर्गों का शोषण होता रहा है। और इस मामले में दलित वर्ग के लोगों का तो इनकी सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ है, जिनके समाज के बीएसपी की प्रमुख नेता को भी सपा से अलग होने पर, जब गठबंधन की सरकार थी तो सपा से अलग होने पर दिनांक 2 जून सन 1995 को यूपी के लखनऊ सरकारी गेस्ट हाउस में मेरे ठहरने के दौरान वहां सरकारी मशीनरी की मदद से सपा के कई हजार गुंडों व बदमाशों आदि ने, जो उस दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने का पूरा प्रयास किया। ओंकार सर, हम इसको थोड़ा बाद में भी सुनवाएंगे जब इस चर्चा पे आएंगे। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड को याद दिलाया, उसके बाद उन्होंने पीडीए का भी कच्चा चिट्ठा खोला कि अखिलेश यादव के पीडीए का क्या मतलब है। लेकिन जरा ममता बनर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो दोहरा थप्पड़ मारा है, कल हाई कोर्ट ने कलकत्ता और आज सुप्रीम कोर्ट, क्या ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन वाकई एक ट्रैप में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, जब वो कानूनी और अदालतों के फेर में पड़ गई हैं भाषणबाजी के बाद? अवनीश जी, आजादी के बाद अब तक, और जब से ये पीएमएलए एक्ट बना है और ईडी की कार्रवाइयां हो रही हैं, तब से लेकर के अब तक किसी भी राज्य की मशीनरी की ये हिम्मत नहीं हुई कि रेड के दौरान, छापों के दौरान उनको जाकर के डिस्टर्ब करें, उनके काम में बाधा डालें, या
जो दस्तावेज वो जांचने पड़ताल करने के लिए आई हैं, उनको खुर्द-बुर्द करें, उसको जब्त करें, उसको लेकर के छीन करके भाग जाएँ। ऐसा कभी नहीं हुआ और ये ममता बनर्जी ने कर दिया। मुख्यमंत्री पद पर आप बैठी हुई हैं। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, केंद्र के मंत्री या प्रधानमंत्री हों, उन सब की जिम्मेदारी क्या होती है? क्योंकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण की है पद संभालने से पहले। संविधान की रक्षा करने की भी शपथ अहद उठाई है उन्होंने और उन्होंने क्या किया है? उन्होंने सेंट्रल एजेंसी के काम में केवल बाधा नहीं डाली, उनको धमकाया और अपने कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर और डीजीपी को लेकर के धमकाया। पुलिस बल के साथ वो गई दनदनाते हुए और उन्होंने जो डिवाइसेस थी प्रतीक जैन की, वो अपने कब्जे में कर ली, फाइलें अपने कब्जे में कर ली और केवल उनके घर से नहीं, उनके दफ्तर से भी बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारे दस्तावेज, मोटे-मोटे गट्ठर जो है, उठा करके अपनी गाड़ी में डलवा लिए। ये ऑन कैमरा हुआ है साहब। ऑन कैमरा ना होता तो इनके वकील पता नहीं अब तक क्या-क्या कहानियां बना चुके होते और उनको अदालत में अब तक तो अपनी तरफ से आरोप मुक्त कर देते और कहते कि ये तो ईडी झूठ बोल रही है कि उनसे कोई दस्तावेज छीन करके ले जाए गए हैं। वो तो सारा कुछ ऑन कैमरा है। सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाएंगी आपको अगर वहां सीसीटीवी होंगे तो। लेकिन जब सारा कुछ ऑन कैमरा है और टेलीविजन चैनलों की फुटेज है तो बाकी की किसी की जरूरत है नहीं। ममता बनर्जी बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हैं। जैसा आपने भी कहा अपने इंट्रो में कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने कल इनकी याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया था कि वहां से बहुत सारे उनके चुनावी दस्तावेज, जो रणनीति बनाने वाले, जो कैंडिडेट की लिस्ट थी, तमाम दूसरे दस्तावेज थे, ईडी उनको उठा करके ले गई। ईडी ने कहा हमने एक भी दस्तावेज जब्त नहीं किया है और हाई कोर्ट ने कहा कि जब जब्ती का मामला ही नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट को ले जाने का मामला ही नहीं है, तो हम टीएमसी की ये याचिका ही खारिज करते हैं। तो पहला झटका इनको हाई कोर्ट से लगा, दूसरा झटका आज सुप्रीम कोर्ट से लगा है और सुप्रीम कोर्ट के विद्वान जस्टिसेस ने जो टिप्पणियां की हैं, जिस तरीके से कपिल सिब्बल को एक तरीके से फटकारा है, जो वो सफाई देने की कोशिश कर रहे थे और चीजों को जिस तरीके से एलोबरेट करने की कोशिश कर रहे थे, उसको लेकर के एक तरह से नाराजगी भी जाहिर की है। क्या कपिल सिब्बल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले होते हैं या चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो, वहां पर सेंट्रल एजेंसियों को भ्रष्टाचार के मामलों की जांच पड़ताल भी बंद कर देनी चाहिए? और अगर ऐसा होता रहा हो अतीत में, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी या राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तो तब तो अलग बात है साहब। ये भी केंद्र में मंत्री रहे हैं तो इनको तो याद होगा ये सारा कुछ। तो अगर अतीत में ये सब नहीं हुआ या कोई संविधान में व्यवस्था हो या सुप्रीम कोर्ट के कोई स्टैंडिंग ऑर्डर हो या चुनाव आयोग के कोई ऑर्डर हो कि भाई जैसे ही किसी राज्य में चुनाव आने की आहट सुनाई दे, 6 महीने पहले सारी एजेंसियों को हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाना चाहिए, उनको उस राज्य की तरफ मुंह उठा करके भी नहीं देखना चाहिए, वहां फटकारना भी नहीं चाहिए, तब तो अलग बात है। लेकिन एजेंसियों के मामले में इस तरह की बातें करना और केवल मुख्यमंत्री को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत मोटी फीस जो है वो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी को मिलनी है ममता बनर्जी की सरकार से, तो वो तो जितने वो तर्क वितर्क कुतर्क हो सकते हैं सारे लेकर के आएंगे और ममता बनर्जी को अब पाक साफ बताने की कोशिश करेंगे, मासूम बताने की कोशिश करेंगे कि वो तो बड़ी मासूमियत से केवल वो सामान उठा करके ले गई हैं जिनमें
उनकी पार्टी की चुनाव को लेकर के रणनीतियां थी। अब इसका कोई तर्क हो सकता है या कुतर्क हो सकता है क्या अवनीश जी, कि वो प्रतीक जैन का मोबाइल फोन भी ले गई और लैपटॉप भी ले गई? तो वही जिसके यहाँ छापा पड़ रहा है ईडी का, आप उसके डिवाइस उठा करके ले जाएं, तो ये सरकारी काम में बाधा नहीं है, जांच में बाधा नहीं है। एक तरीके से आप उनकी जांच को धता बताते हुए पुलिस के बल पर, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर और डीजीपी की मौजूदगी में आप धमका सटका करके उनके हाथों से वो सब छीन करके ले गई हैं। और अगर उनमें ऐसा कुछ नहीं था जिससे कोई आसमान टूट पड़ने की आशंका हो, तो फिर आप इस बदहवासी में भागी-भागी पहले उनके प्रतीक जैन के घर क्यों गई और फिर वहां से निकलते ही सीधे उनके दफ्तर जाकर के वहां से भी आपने बहुत सारे दस्तावेज क्यों चुग लिए साहब? तो ये सारी चीजें इनके खिलाफ जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपने बताया कि नोटिस इशू करने का फैसला किया है, ये यहाँ भी ममता बनर्जी को अगेन एक बहुत बड़ा झटका है। जी। और सर सिर्फ इतना ही नहीं है कि कागज छीन के ले गई, प्रतीक जैन का मोबाइल छीन के ले गई, हार्ड डिस्क छीन के ले गई, सिर्फ इतना नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने ये कहा है कि ममता बनर्जी ने उनके एक अधिकारी का मोबाइल भी लूटा है। तो अब तो ये कंफ्यूजन आ रहा है कि जिसको वो प्रतीक जैन का मोबाइल दिखा रही थी, क्या वो ईडी के उस अधिकारी का मोबाइल है? और मोबाइल छिनैती के आरोप में अब तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में फंसेंगी। कागज पत्र तो मान लीजिए हो गया, यहाँ सीबीआई के इंक्वायरी की भी बात ईडी कर रही है। और सीबीआई तो सेंट्रल एजेंसी है। दर्शकों, अब आप सोचिए कितने गहरे कानूनी दांवपेच में फंस रही है ममता बनर्जी। ईडी अभी तक मनी ट्रेल या मनी मैटर की जांच कर रही थी, लेकिन सीबीआई जब आएगी तो अब ममता बनर्जी मोबाइल लूट में अंदर जाएंगी। उन्होंने खुद ये रास्ता अपने लिए चुना है, क्योंकि ईडी ने साफ तौर पर कहा है, और ईडी की एक याचिका में ये भी कहा है कि ये पुलिस लेके आई और डीजीपी को भी सस्पेंड करने की एक एप्लीकेशन, तीसरी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई है ईडी ने। और अब ममता बनर्जी किस कानूनी पेच में फंस चुकी हैं ये ममता। क्या सर, कोई अपराधी कभी पुलिस से पंगा नहीं लेता, कानून के पचड़े में नहीं फंसना चाहता। कोई राजनेता आ बैल मुझे मार नहीं कर सकता। अरे प्रतीक जैन के यहाँ हो रहा था, ईडी की छापा चल रहा था, ईडी कोयला जांच के गुप्त। लेकिन ममता बनर्जी ने अब सीबीआई, मोबाइल लूट, मुझे आजम खान याद आते हैं, बकरी लूट, शराब की दुकान से पैसा लूट, इस तरह के मामला। ममता बनर्जी का ये इतना बड़ा जो निचला स्तर दिखाई दे रहा है, क्या राजनीतिक शिकस्त मान बैठी है ममता बनर्जी, और इसलिए ये सारी हरकतें हैं। क्योंकि राजनीतिक लड़ाई इस तरह से तो नहीं लड़ी जाती। वो गुंडई करके किसको क्या संकेत दे रही हैं? क्या ये बता रही हैं कि 7 करोड़ 8 करोड़ मतदाताओं वाला वेस्ट बंगाल की गुंडी है, गुंडई करेगी? और क्या अब एक अराजक मुख्यमंत्री को बर्दाश्त करेगा? ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक लड़ाई क्या बिल्कुल हार चुकी हैं और ये मान रही हैं, तभी इनका ये स्तर है? आपके दो प्रश्न हैं अवनीश जी। पहला ये कि क्या वो अब मान चुकी है मानसिक तौर पर कि वो घिर गई हैं बहुत बुरी तरीके से और हारने जा रही हैं, इस पर बाद में आते हैं। देखिए, ईडी ने 3 मांग की हैं सुप्रीम कोर्ट में। पहली, ममता बनर्जी, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। दूसरा, उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच की मांग उन्होंने की है कि ये जो पूरा षड्यंत्र था, दस्तावेज छीनने का, धमकाने का और प्रतीक जैन को या अपने आप को बचाने का, इसकी सीबीआई जांच हो। जिस पर जो टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट से, ऐसा लग रहा है कि वो सहमत है इस बात से और उन्होंने कहा है कि हमें जांच करने दीजिए, हम राज्य सरकार को नोटिस इशू कर रहे हैं। अब उस नोटिस की क्या-क्या लैंग्वेज होगी और क्या-क्या उसमें कहा जाएगा कि क्यों ना ये कर दिया जाए, क्यों ना ये कर दिया जाए, इस बात का जवाब दीजिए, उस बात का जवाब दीजिए, वो होगा। और तीसरे जो दस्तावेज इन्होंने वहां से उठाए हैं, उसको लेकर के ईडी ने कहा है, ये बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हैं।
बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हैं। और ये मान करके चलिए कि अभी चुनाव तक सुनवाई चलेगी। चुनाव में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। अभी हम जनवरी में हैं, फरवरी और मार्च के आखिर में तो सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मेरे विचार से चुनाव का ऐलान हो जाना चाहिए और अप्रैल में वो सारा कुछ होगा। अप्रैल एंड तक तो शायद नतीजे भी आ जाएँगे। और जो एक ये चल रहा था कि शायद 3 राज्यों में थोड़ा अर्ली और 2 राज्यों में थोड़ा बाद में चुनाव होंगे। अब संकेत ये मिल रहे हैं, जो चुनाव आयोग से मिल रहे हैं, कि पाँचों राज्यों के एक साथ ही हो जाएँगे। उसमें पश्चिम बंगाल भी है, उनमें आपका केरल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पाँचों राज्यों के लगभग एक साथ ही हो जाएँगे। तो ये एक ऐसी घड़ी है ममता बनर्जी के लिए। और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है अवनीश जी, वो ऐसा लग रहा है कि इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है सुप्रीम कोर्ट। कपिल सिब्बल और ये अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे थे कि कलकत्ता हाई कोर्ट में ही इसकी सुनवाई क्यों नहीं हो सकती है। कलकत्ता हाई कोर्ट में जो नज़ारा पेश किया है टीएमसी के समर्थकों ने, गुंडों ने और ट्रेनी वकीलों की फौज उस दिन जिस तरीके से वहां घुसाई गई, सुनवाई होने नहीं दी। एसवी राजू ने कहा कि मुझे तक अपनी बात कोर्ट के सामने रखने का मौका तक नहीं दिया गया, इतना हंगामा कर दिया गया वहां पर। तो आप भाई, ईडी के जब वो शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए गए थे, शायद ईडी की टीम थी या सीबीआई की, उनके सिर फुड़वा दिए थे, उनकी गाड़ियों के बिल्कुल। शीशे तोड़वा दिए थे। ममता बनर्जी जब ये राजीव कुमार कोलकाता के कमिश्नर थे, तब इनको बचाने के लिए सीबीआई के दफ्तर पर जाकर के बैठ गई थी, धरना दे दिया था इन्होंने। एक बार जब मिलिट्री जा रही थी पश्चिम बंगाल होते हुए, इन्होंने हल्ला मचा दिया था कि मेरी सरकार का तख्ता उलटने जा रही है केंद्र सरकार, इसलिए मिलिट्री भेज दिए। मतलब इतने बड़े झूठ एक मुख्यमंत्री बोल सकता है क्या? और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि क्या वो मान चुकी हैं, क्या बदहवासी में ये गलती कर गई, मुझे लगता है कि मिला-जुला मामला है। एक तो जो इतनी घटनाएं इससे पहले हो गई थी अवनीश जी, कि उनको लग रहा था कि कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे आ गया है। इनके विरोध के बावजूद, चैलेंज करने के बावजूद मेरी लाश पर जो है सीएए कानून लागू होगा, वो लागू हो गया। फिर इन्होंने कहा कि हम वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं होने देंगे, मेरे ऊपर से गुजरना होगा, वो भी लागू हो गया साहब। वक्फ संपत्तियों को अपलोड करना था 5 तारीख तक, इन्होंने 6 दिन पहले अपनी मशीनरी को कहा कि ये अपरिहार्य है, इसको आप अपलोड करिए। अब जितना हो पाया वो हो पाया, और जितना बच गया वो तो अब वो सबई भूमि राम की, वो तो ये हो गया कि अब सरकार में मर्ज हो जाएगी वो सारी जमीनें। तीसरे, इन्होंने कहा था कि एसआईआर नहीं होने दूंगी, और फिर जब इन्होंने देखा कि एसआईआर का विरोध किया तो सरकार चली जाएगी, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, इन्होंने एसआईआर रुकवाने के लिए भी और लोगों को सड़कों पर उतारने के लिए भी झूठ बोला था कि ये एसआईआर के बहाने एनआरसी किया जा रहा है। और उसका असर ये हुआ कि जितने बांग्लादेशी, जितने रोहिंग्याज जो मरे जिंदों के वोट डालते थे, क्यू में खड़े होकर के या उनके जरिए डलवाती थी, वो सब सिर पर पैर रख करके ऐसे भागे बंगाल से कि वो नदी पार करते हुए और नौका में चढ़ते हुए, भागते हुए दिखाई दिए। तो ममता बनर्जी को लगा कि कोई भी दांव सीधा नहीं पड़ रहा है, हर मामले में मुंह की खानी पड़ रही है। और ऊपर से एक माहौल है, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है इनके खिलाफ। 2011 में जब ये आई थी, माँ माटी मानुस की बात करके आई थी, नंदीग्राम की जंग लड़ करके आई थी, और टाटा की नैनो का प्लांट उखड़वा करके आई थी सत्ता में। लेकिन उसके बाद क्या किया इन्होंने? इन्होंने वही किया जो 33-34 साल तक वामपंथी करते रहे।
गुंडों के बल पर लूट खसोट टोलेबाजी यही सब किया। और अगर विपक्ष ने मुद्दे उठाए, अगर वो सड़कों पर आए, तो फिर उनके खिलाफ जिस तरह की हिंसा पश्चिम बंगाल में देखने को मिली, ऐसा उदाहरण पूरे देश में कहीं दूसरे राज्य में देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल कार्यकर्ता पेड़ों पर लटके हुए मिल रहे हैं, उनको कि जी फांसी लगा ली, ये कह करके उनको उनकी हत्या करके पेड़ों पर टांग दिया गया। इस तरह के नृशंस हत्याकांड हुए हैं। पिछले जी विधानसभा चुनाव 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरीके से हिंसा हुई थी और बीजेपी समर्थकों को बंगाल छोड़ करके भागना पड़ा था, असम जाना पड़ा था, वो दृश्य कोई भूला है क्या? तो बिल्कुल इस बार लोग एकजुट दिखाई दे रहे हैं और इसी से ममता बनर्जी होशो-हवास खो बैठी उस दिन और उन्होंने ये नाटक नौटंकी कर दिया ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा सके, किसी तरीके से उनको संघर्ष में झोंका जा सके। वरना अवनीश जी मुझे ये हम्म बताइए, क्या ज़रूरत थी भई आप अलग सड़क पर उतर रही हैं, मार्च निकाल रही हैं, अभिषेक बनर्जी अलग सड़क पर निकल रहे हैं, ज़रूरत क्या थी इस मार्च निकालने की? लेकिन बिल्कुल मोबिलाइज़ करना, लोगों को, हम्म कार्यकर्ताओं को एमएलए, एमपी को, सबको सड़कों पर उतार करके चुनाव के लिए तैयार करना, ये था इनके बिल्कुल दिमाग में, लेकिन ये उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उल्टा पड़ा, बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो कोर्ट कचहरी के चक्करों में फँस गई हैं और निश्चित तौर पर अगर ममता बनर्जी एक कोशिश ये करेंगी विक्टिम कार्ड खेलने की, देखो मेरे ऊपर मुकदमा हो गया, मेरे ऊपर मुकदमा हो गया, लेकिन बंगाल खुली आँखों से देख रहा है कि ममता बनर्जी ने और पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने लूट की है। और सच बताएँ तो ईडी के अफसर के मोबाइल चोरी का जो ये उन्होंने कांड किया है, सुप्रीम कोर्ट के जो याचिका में ईडी ने कहा है ममता बनर्जी का प्रारब्ध अब उन्हें मोबाइल चोरी के कांड में जेल में लेके जाएगा। निश्चित तौर पर इसे भी बंगाल की जनता ही तय करेगी। सर, अब जरा दूसरे मौ पर चले आते हैं, मौ फॉर मायावती। उत्तर प्रदेश में बहन जी बिल्कुल तेवर में हैं और बहन जी ने जो इंट्रो में मैंने आधा सुनाया था, जरा आगे सुन लेते हैं। एक तरफ गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई और दूसरी तरफ पीडीए का पूरा फुल फॉर्म इन्होंने बता दिया। सुनिएगा। 1995 को यूपी के लखनऊ सरकारी गेस्ट हाउस में मेरे ठहरने के दौरान वहां सरकारी मशीनरी की मदद से सपा के कई हजार गुंडों व बदमाशों आदि ने जो उस दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने का पूरा प्रयास किया है, ये सब भी किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों की भी इनकी सरकार में हर स्तर पर काफी उपेक्षा की गई है। संसद में दलितों के पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित लाए गए बिल को भी सपा के सांसदों द्वारा फाड़ दिया गया था। मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर इनकी सरकार द्वारा इनके सम्मान में एक दिन का भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया गया था। पिछड़े वर्गों का भी आरक्षण संबंधी ज्यादातर लाभ इनकी सरकार में केवल इनका खुद का अपना समाज ही उठाता रहा है। मुस्लिम समाज भी ज्यादातर उपेक्षित ही रहा है। यह है इनके पीडीए की असली पहचान। सर, इन्होंने तो पीडीए का गुब्बारा फोड़ दिया इनका। पीडीए का भी बता दिया और याद भी दिला दिया और जिस तरीके से तेवर में है, तो फिर अखिलेश भाई के पीडीए का क्या होगा सर? हालांकि पीडीए का फर्जी तरीके से नाम उन्होंने बदल दिया है। मुद्दा उनके पास आदित्यनाथ के सामने कुछ है नहीं। सर, देखिए, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता अवनीश जी, मायावती के अलावा कोई और नेता आपको ध्यान में आता है जो अपने जन्मदिन को ही सबसे महत्वपूर्ण तिथि समझता हो और उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हो? इसके अलावा चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, आसमान फट जाए, धरती फट जाए, कभी बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई नहीं देती और कभी मुद्दों पर अब आंदोलन करती हुई भी दिखाई नहीं देती हैं। और उसी का नतीजा है, मैं ये देख रहा था 2007 में जब ये सत्ता में आई थी, देखिए इनका वोट प्रतिशत था 30.43% हम्म, और इनकी सीटें जो हैं वो 206 आई थी, 108 सीटें बढ़ी थी। समाजवादी पार्टी की 143 से घट करके आ गई थी 97 पर
और उसका वोट परसेंट 25.43 पर आ गया था। अब भारतीय जनता पार्टी का तो मैं क्या उल्लेख करूं, 51 सीटें आई थी हाँ, उस समय और तो हाँ 37 सीटें घट गई थी उनकी, और कांग्रेस की 22 आई थी, 3 सीटें उनकी भी घटी थी। लेकिन मैं 2022 का देख, फिर 2005 से मैं सीधे 2022 पे गया कि इन 15 सालों में बहन जी ने क्या किया है और क्या हाल हुआ है बहन जी का। एक सीट आई है बहन जी की 2022 के विधानसभा चुनाव में, 18 सीटें घट गई हैं इनकी, और इनका वोट और परसेंटेज रह गया है 12.88। जी 2007 में जो 30% से ऊपर था, वो 2022 आते आते 13% के आसपास रह गया है। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि खुद ममता बनर्जी जब सत्ता में रही 5 साल, बहुत मायावती निरंकुशता के साथ, मायावती मायावती, हाँ, मायावती जो 5 साल सत्ता में रही, वो ममता दिमाग में घुस गई हैं आपने 22 मिनट तो बहन जी जो 5 साल सत्ता में रही और जिस तरह का निरंकुश शासन इन्होंने चलाया, और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज इनकी उस समय हुआ करती थी, ब्यूरोक्रेसी का भी जिस तरीके से इन्होंने एक तरीके से मिसयूज किया, उसका नतीजा है कि आज एक मेंबर विधानसभा में है और एक ही मेंबर अभी राज्यसभा में है। उसका भी कार्यकाल इस साल के आखिर में खत्म हो रहा है, राज्यसभा वाले का। यानी पार्लियामेंट के दोनों सदनों से आप गायब, उत्तर प्रदेश से आप गायब। एक समय काशीराम के समय पंजाब में इनका जनाधार हुआ करता था, वहां से 3 सांसद चुन करके आते थे, और वो अब बिल्कुल खत्म, लगभग खत्म हो गया है। कई राज्यों में, मध्य प्रदेश में भी, बिहार में भी, महाराष्ट्र तक में इनका एक जनाधार हुआ करता था, वो कहाँ चला गया? अब ठीक आते बात है। हैं इन्होंने जो कुछ कहा उस पर, तो अखिलेश बाबू पर जो इन्होंने कहा, मोतीलाल वोरा राज्यपाल हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के जिस समय ये कांड हुआ था, तो मोतीलाल वोरा से मेरे बड़े अच्छे रिश्ते थे, और वो सारा प्रकरण वो बताते थे बहुत अच्छे तरीके से। तो मायावती के साथ जब ये हुआ था, तो मायावती ने गेस्ट हाउस से गवर्नर को भी फोन किया था, और फिर जो भी वो कर सकते थे उन्होंने किया था। और मुझे लगता है कि इनको भूलने की बीमारी है बीच बीच में, 2 बार हाँ, तो बीच में बुआ बबुआ हो गए थे, दोनों लोग हाँ बुआ और बबुआ एक साथ हो गए थे। हाँ लेकिन हाँ, एक चीज और है सर, अभी पिछली एक रैली किया था, बहुत बड़ी रैली थी, मैं था लखनऊ में, और योगी जी की भूरी भूरी प्रशंसा किया उन्होंने। और एक आरोप बहन जी पर यह भी लगता है कि चुपचाप अपने वोट जो है वो शिफ्ट करा दिया है बीजेपी की तरफ, और अखिलेश पर दनादन फायर थी, आज भी बीजेपी पे एक शब्द नहीं बोला इन्होंने। एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि यस, आप कह सकते हैं कि नहीं, ये अर्ध सत्य है कि इन्होंने बीजेपी की तरफ अपना वोट बैंक शिफ्ट कर दिया। हकीकत ये है कि जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर को बीजेपी ने और खास तौर से यस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया है, उनकी स्मृतियों को जीवंत किया है, सजीव किया है, और जिस तरह संविधान दिवस मनाना शुरू किया, जहां वो जन्म लिए उसको स्मारक घोषित किया, लंदन में जहां वो पढ़े उसको लेकर के उसको स्मारक के रूप में तब्दील किया, जगह जगह जहां भी डॉक्टर अंबेडकर की स्मृतियों से जुड़े हुए स्थान थे, उनको सम्मान दिया है मोदी सरकार ने। उसका नतीजा भी है, और बिल्कुल सर, और बिल्कुल। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, छोटी छोटी जातियों के लिए इस सरकार ने जितना काम किया है और जिस तरह प्रतिनिधित्व दिया है, बिल्कुल सरकारों में बिल्कुल। प्रतिनिधित्व दिया है, उसका नतीजा है कि मायावती जो है वो किनारे लगती चली गई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका वोट बैंक आया। लेकिन अभी बिल्कुल भी मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी अगर 13% वोट उनके पास है, तो जो उनका ठुक्कर के वोटर डे 1 से है, जब DS4 बना था तब से इनके साथ जुड़ा हुआ है, वो आज भी इंटैक्ट है। बिल्कुल, वो अभी तो इंटैक्ट है। वो इंटैक्ट है, वो कहीं नहीं गया।
बीच बीच में जो बाकी लोग आते रहे, इनको मजबूत करते रहे, अब उनको फिर से जोड़ने के लिए ये कह रही हैं कि जी वो क्षत्रिय विधायकों की बैठक हुई, ब्राह्मणों की हुई, फला की हुई, ढिमकाने की हुई, लेकिन सब एक चीज तो ऐसा। है सर, हम्म, अखिलेश बाबू को तो ये गहरा चोट दे के जाएंगी, ये स्ट्रेटजी साफ है, क्योंकि ये तो लठ लेके दौड़ाती रहती हैं, बीच में थोड़ा सा बहक जाती हैं, ये अलग बात है। हाथी है सर, दाएं बाएं हो जाता है, बड़ा हाँ, जानवर है। तो बहन जी की राजनीति भी इसी तरह से चलेगी। कुल मिला के जिस तरीके से ये राग से राग मिला रही हैं योगी आदित्यनाथ जी के साथ, उनकी बड़ाई करती हैं, पिछली रैली में लाखों अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक संकेत तो दे ही दिया कि ये गुंडे हैं लाल टोपी वाले, लेकिन बाबा जी सही हैं। तो अगर उनके समर्थकों को ये लगता है कि सरकार उनकी नहीं बनेगी, तो निश्चित तौर पर उनका झुकाव कहाँ होगा, ये धीरे धीरे बड़े स्मार्टली संकेत दे रही हैं मायावती। हाँ, सपा का चरित्र चित्रण उन्होंने बड़े साफ तौर पर आज कर दिया, और पीडीए का जिस तरीके से गुब्बारा उन्होंने फोड़ा है, कहा है कि भैया केवल अपना समाज सैफई और इसके अलावा कुछ है नहीं, इन्होंने तो मुसलमानों को भी धोखा दिया है। तो आजम खान का इशू लोग देख ही रहे हैं, अतीक और मुख्तार की गति देख ही रहे हैं। बाबा जी को चैलेंज किया कि माफिया को क्यों नहीं कंट्रोल करते, तो मिट्टी में मिलवा दिया, एक ये भी सेंटीमेंट है। तो दर्शकों, ममता बनर्जी किस तरीके से अपने प्रारब्ध की तरफ बढ़ रही हैं, ये भी आप देख रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा संतोष और धीरज रहे तो आदमी खुद गड्ढे में गिरता है, जो कि ममता बनर्जी का हाल हुआ है। मायावती जी उत्तर प्रदेश में एक अलग गोला फेंक चुकी हैं, और उस गोले से अखिलेश यादव को क्या फर्क पड़ना है, ये 2027 में दिखाई देगा। अभी बहुत सारी गर्मी बातें बाकी हैं। तो आज भारतीय राजनीति की दो नारी शक्तियों ममता बनर्जी और मायावती के जरिए ओंकार सर के साथ एक चर्चा आपके सामने रही। कैसी लगी चर्चा जरूर बताइएगा कमेंट में। और हाँ, चैनल आपने सब्सक्राइब किया, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर अपलोड की सूचना मिले। जैसे आप प्रारब्ध को स्नेह देते हैं, ओंकार सर के दोनों प्लेटफॉर्म्स को उसी तरह स्नेह देते रहिए। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त। मुझे यानी अवनीश और ओंकार सर दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय हिंद।